अगर हम एक ऐसे शहर के बारे में सोचें जो किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि एक धधकती हुई आग के ऊपर बसा हो, तो शायद ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लगे। हाँ। है ना? एक ऐसी जगह जिसे मतलब जिंदा कब्रिस्तान कहना कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। हम आज इस गहरी चर्चा में बात कर रहे हैं झरिया की, भारत का वो इलाका जहां जमीन के नीचे की आग पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से मतलब लगातार जल रही है। हमारे पास आज जो भी स्रोत हैं वो हमें एक खदान हादसे की उस खौफनाक रात, उसके बाद घटने वाली कुछ बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं और विज्ञान बनाम स्थानीय मान्यताओं के बीच जो एक गहरा टकराव है ना, सीधे उसके बीचों बीच ले जाते हैं। सही कहा आपने। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी ने एक सोते हुए ज्वालामुखी को अपना घर मान लिया हो, जहां रोज की साधारण जिंदगी और एक भयानक खौफ के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट चुकी है। बिल्कुल। और देखो, जब हम इन स्रोतों को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक आग या जमीन धंसने तक सीमित नहीं है। मतलब ये इंसानी भावनाओं और एक बहुत ही कठोर प्राकृतिक हकीकत के बीच का सीधा टकराव है। एक तरफ उन मजदूरों की उम्मीदें हैं जो रोज पता है मौत के मुहाने पर काम करने जाते थे, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे चल रही वो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो किसी की भावना नहीं समझती। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक औद्योगिक त्रासदी, मेरा मतलब है इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हादसा, समय के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक खौफ और अर्बन लेजेंड में बदल जाता है। तो चलिए उस दिन पर चलते हैं जहां से इस खौफ की असल में शुरुआत हुई। हम उस काले सोने यानी कोयले की बात कर रहे हैं जिसने इस शहर को बनाया भी और फोड़ और फिर निगल भी लिया। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन मजदूरों की जिंदगी कितनी साधारण थी। हर सुबह हाथ में एक टॉर्च, एक लंच बॉक्स और आंखों में कुछ सपने। मतलब किसी को अपनी बेटी की पढ़ाई की फिक्र है तो किसी को माँ की दवाई की। जो कि बहुत ही आम बात है। हाँ, लेकिन उस मनहूस दिन की शुरुआत कुछ अजीब हुई। खदान में उतरने से ठीक पहले सुरेश काका नाम के एक बूढ़े मजदूर के कदम अचानक ठिठक गए। उन्होंने कहा, आज दिल घबरा रहा है, लग रहा है कुछ गलत होगा। और फिर जैसे ही मजदूर सुरंग के अंदर गए, वहां अचानक एक अजीब सी मीठी गंध फैलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने पल भर में सैकड़ों मीटर नीचे की जमीन को नर्क बना दिया। तो अब यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। ये मीठी गंध वाली बात मुझे किसी हॉरर कहानी के बिल्डअप जैसी लगती है। मतलब क्या वो लोग वाकई कुछ सूंघ रहे थे, या ये सिर्फ बाद में बनाई गई कोई डरावनी कहानी है? नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। असल में खदानों के अंदर जिस गैस से सबसे ज्यादा खतरा होता है ना, वो है मीथेन। लेकिन यहाँ एक कैच है। शुद्ध मीथेन जो होती है वो गंधहीन होती है, मतलब उसमें कोई महक नहीं होती। अच्छा, तो फिर वो मीठी गंध कहाँ से आई? मैं बताता हूँ। खदान के अंदर मीथेन गैस अक्सर कुछ दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ रिश्ती है, जैसे टोल्यूनीन या बेंजीन, और कभी-कभी उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की भी बहुत हल्की मात्रा होती है। तो जब ये गैसें आपस में मिलती हैं तो एक अजीब सी हल्की मीठी या फलों जैसी गंध पैदा होती है। बाप रे। हाँ, मजदूरों के लिए वो मीठी गंध असल में इस बात का रासायनिक संकेत था कि खदान के अंदर हवा में ज्वलनशील गैसों का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। मतलब वो मीठी गंध असल में मौत की आहट थी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन वो जो सुरेश काका की घबराहट थी, उसका क्या? उसे देखकर तो जानवरों की उस छठी इंद्री या कह लो सिक्स्थ सेंस की याद आती है, जो उन्हें किसी भूकंप से पहले महसूस होती है ना? देखो, हम आम भाषा में इसे सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी इसे इम्प्लिसिट मेमोरी या अवचेतन मन का पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। अवचेतन मन का पैटर्न रिकग्निशन मतलब सबकॉन्शियस माइंड? बिल्कुल। सुरेश काका जैसे जो अनुभवी मजदूर थे, वो दशकों से खदानों में काम कर रहे थे। उनका दिमाग खदान के सामान्य तापमान, हवा के दबाव और धूल के उड़ने के तरीके का पूरी तरह से आदी हो चुका था। हाँ, रोज का ही काम था उनका। सही कहा। अब होता क्या है कि विस्फोट से पहले खदान के अंदर बैरोमेट्रिक दबाव में मामूली सा बदलाव आता है, हवा का बहाव थोड़ा रुक सा जाता है। सुरेश काका के सचेत दिमाग ने शायद इन बदलावों को नहीं पकड़ा, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी कि कुछ तो सामान्य नहीं है। इसे ही उन्होंने दिल घबराने का नाम दिया। ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और फिर वो विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इस त्रासदी को एक और ही स्तर पर ले जाता है। स्रोतों के अनुसार 3 दिन और 3 रात तक राहत कार्य चला,
बाहर खड़े परिवारों की उम्मीदें हर गुजरते घंटे के साथ टूट रही थीं। आखिरकार सरकार ने एक घोषणा की कि कोई जिंदा नहीं बचा है। हाँ, जो कि एक बहुत ही मुश्किल फैसला रहा होगा। बिल्कुल। और इसके बाद उस खदान की सुरंग को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। एक भारी पत्थर लगाकर उन मजदूरों को एक बंद मकबरे में जिंदा ही दफन कर दिया गया। मैं सोच रही थी ये किसी भी परिवार के लिए एक भयानक सदमा है। सरकार इतनी जल्दी किसी खदान को सील क्यों कर देती है? क्या ये एक तरह से बचे हुए लोगों को मौत के हवाले करना नहीं है? बाहर से देखने पर या जज्बाती तौर पर सोचे तो ये बेहद क्रूर फैसला लगता है, लेकिन जमीन के नीचे लगने वाली आग का जो विज्ञान है ना, वो कुछ और ही कहता है। वो क्या कहता है? देखिए, आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, ईंधन, जो वहां कोयला था। दूसरी, गर्मी, जो विस्फोट से पैदा हुई। और तीसरी, ऑक्सीजन। खदान के अंदर आग इतनी तेजी से फैलती है कि वो सुरंगों से सारी ऑक्सीजन खींच लेती है। अगर खदान को खुला छोड़ा जाए तो बाहर की ताजा हवा अंदर जाएगी और आग को और भड़काएगी। इसलिए आग का दम घुटने के लिए खदान को सील करना ही एकमात्र वैज्ञानिक उपाय होता है। लेकिन हाँ, इसका जो मनोवैज्ञानिक असर परिवारों पर पड़ता है, वो सच में बहुत विनाशकारी होता है। और शायद यही बात हमें रमणी की कहानी तक लाती है। रमणी का पति उसी खदान में फंसा था। उसका दावा था कि उसका पति उसे रोज सपने में पुकारता है और कहता है, मैं यहीं हूँ, सुरंग के पास बहुत ठंड है, आग तो ऊपर है, नीचे तो सिर्फ अंधेरा है। ये बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ज्यादा। और सिर्फ रमणी ही नहीं, खदान सील होने के कुछ दिन बाद रात में ड्यूटी कर रहे एक सुरक्षा गार्ड ने सील की गई दीवार के पीछे से किसी के खांसने और हल्की सिसकियों की आवाजें सुनी। और पता है, अगले दिन वो गार्ड अपनी ड्यूटी से हमेशा के लिए गायब हो गया। यहाँ हम मानव मनोविज्ञान के उस हिस्से को देखते हैं जिसे एम्बिगुअस लॉस या अस्पष्ट नुकसान कहा जाता है। एम्बिगुअस लॉस? हाँ, मतलब जब किसी इंसान की मौत होती है लेकिन उसका शरीर नहीं मिलता या उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, तो परिवार का दिमाग उस मौत को प्रोसेस नहीं कर पाता। दिमाग को क्लोजर नहीं मिलता। रमणी के सपने कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि ये उसके दिमाग का उस भयानक आघात से निपटने का एक तरीका है। समझ रही हूँ। ये बिल्कुल फैंटम लिम्ब सिंड्रोम जैसा है, जहां इंसान का कोई अंग कट जाने के बाद भी उसे उस अंग में दर्द महसूस होता रहता है। पूरे झरिया शहर ने उस दिन अपना एक हिस्सा खो दिया था और वो दर्द उन सपनों और कहानियों के रूप में आज भी जिंदा है। ये फैंटम लिम्ब वाली जो एनालॉजी है ना, ये बहुत सटीक है। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहाँ एक तार्किक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। हम कह रहे हैं कि आग को बुझाने के लिए खदान सील कर दी गई। अगर उस गार्ड ने सच में किसी के खांसने की आवाज सुनी थी, तो क्या ये संभव नहीं है कि सील करते वक्त कोई मजदूर अंदर किसी सुरक्षित हिस्से में सच में जिंदा बच गया हो? क्या ये पैरानॉर्मल नहीं बल्कि एक भयानक मानवीय भूल या ह्यूमन एरर हो सकता है? ये सोचना ही कितना डरावना है कि किसी को जिंदा दफना दिया गया हो। ये ख्याल सच में डरावना है, बहुत डरावना। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखें तो किसी का 3 दिन बाद अंदर जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब खदान में आग लगती है तो भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। ये गैस पूरी तरह से रंगहीन और गंधहीन होती है। हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचती है। बाप रे, 200 गुना! हाँ, तो अगर कोई मजदूर किसी ऐसे कोने में बच भी गया हो जहां आग नहीं पहुंची, तो भी ये गैस धीरे धीरे उसके खून में घुल जाएगी। इंसान को कोई दर्द या घुटन महसूस नहीं होती, उसे सिर्फ बहुत गहरी नींद आने लगती है। उन्हें पता भी नहीं चला होगा। बिल्कुल। इसलिए जो आवाजें गार्ड ने सुनी वो इंसान की नहीं हो सकती। तो फिर वो खांसने की आवाजें क्या थीं? होता क्या है कि जब जमीन के नीचे इतना अधिक तापमान होता है तो चट्टानें चटकती हैं और उनमें दरारें पड़ती हैं। एक खाली गूंजती हुई सुरंग में चट्टानों के चटकने और गैस की रिसने की आवाज किसी इंसान के खांसने या कराहने जैसी ही सुनाई देती है। रात के सन्नाटे और खौफ के माहौल में उस गार्ड का दिमाग उन आवाजों को इंसानी आवाजों में बदलकर सुन रहा था। अच्छा, तो ये दिमाग का खेल था। लेकिन अगर वो सिर्फ चट्टानों की आवाज थी, तो फिर उस फुटेज का क्या जो एनजीओ की टीम ने रिकॉर्ड किया था? वो फुटेज? हाँ, क्योंकि सरकार ने खदान भले ही बंद कर दी, लेकिन लोगों के सवाल तो सील नहीं हुए ना। कई महीनों बाद जब एनजीओ की टीम जांच करने गई तो उन्होंने रात के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए। जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। उनकी ठोस दीवार के अंदर गायब हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह उस दीवार पर
ताजे कोयले से बने उल्टे हाथ के निशान मिले। हम्म अब विज्ञान कहता है कि ये अंडरग्राउंड फायर और मीथेन गैस का असर है, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि ये उन मजदूरों की आत्माएं हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। देखो, विज्ञान इस पूरी घटना को बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है। कैसे? जब जमीन के नीचे दशकों तक आग सुलगती है तो वहां की हवा में मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड लगातार घुलती रहती है। जब कोई भी इंसान, चाहे वो एनजीओ का सदस्य हो या कोई स्थानीय व्यक्ति, उस जगह के संपर्क में आता है तो उसके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी। हाँ, हाइपोक्सिया का सबसे पहला असर इंसान के विजुअल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के उस हिस्से पर पड़ता है जो तस्वीरें बनाता है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग मतिभ्रम या हैलुसिनेशन पैदा करने लगता है। मतलब इंसान को वो परछाइयां दिखने लगती हैं जो असल में वहां हैं ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये एक रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट जैसा है, बिल्कुल। जहां कागज पर सिर्फ स्याही के धब्बे होते हैं और हर इंसान को अपनी मनोस्थिति के हिसाब से उसमें कुछ अलग दिखता है। वैज्ञानिकों को वहां की हवा में जहरीली गैस का असर दिखता है और स्थानीय लोगों को अपने खोए हुए अपनों का दर्द। एकदम सही एनालॉजी दी है आपने। ये बात समझ में आती है, लेकिन एक्सपर्ट यहाँ मेरी सुई थोड़ी अटक गई है। बताइए, क्या उलझन है? आपने कहा कि इंसान को हाइपोक्सिया होता है, उसे मतिभ्रम होता है, लेकिन कैमरे की फीड में जो परछाई रिकॉर्ड हुई उसका क्या? कैमरे को तो हाइपोक्सिया नहीं होता ना? हाँ, मशीनें मतिभ्रम का शिकार नहीं होती। बिल्कुल। रात के 2:27 पर मशीन ने क्या रिकॉर्ड किया फिर? आपने बहुत ही शानदार पॉइंट पकड़ा है और इसका जवाब कैमरे की तकनीक और जमीन के नीचे की भौतिकी में छिपा है। अच्छा। हाँ, जो सीसीटीवी कैमरे रात में रिकॉर्डिंग करते हैं वे इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं जो असल में गर्मी को पकड़ते हैं। अब खदान के अंदर चल रही आग की वजह से जमीन के नीचे का तापमान लगातार बदलता रहता है। कई बार उन दरारों से अचानक बहुत तेज गर्म हवा का झोंका बाहर आता है। जब ये अत्यधिक गर्म हवा का झोंका कैमरे के इंफ्रारेड सेंसर से टकराता है तो वो सेंसर उस अचानक आई गर्मी को प्रोसेस नहीं कर पाता और इसके नतीजे में वीडियो फीड में एक ग्लिच या डिजिटल परछाई बन जाती है। तो जो चीज भूतिया परछाई जैसी लग रही थी वो असल में थर्मल रेडिएशन या गर्मी का एक बहुत तेज बहाव था। ओह, तो वो सिर्फ गर्मी थी। लेकिन एक मिनट, और वो ताजे कोयले के उल्टे हाथ के निशान वो दीवार पर कैसे बने? उसका भी एक बहुत तार्किक कारण है। जमीन के नीचे जब गैसों का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वो किसी भी छोटी सी दरार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कि धूल और कालिख को बहुत तेजी से बाहर फेंकता है। दीवार पर यह कालिख अजीबोगरीब आकार में छप जाती है। अच्छा, और फिर हमारा दिमाग उसमें आकृतियां ढूंढता है। बिल्कुल। यहाँ हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है जिसे पायरिडोलिया कहते हैं। इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो बेतरतीब आकारों में चेहरे या हाथ पैर ढूंढने लगता है। वे बस कोयले की कालिख के धब्बे थे, लेकिन लोगों को उनमें उल्टे हाथ नजर आए। ये पेरिडोलिया वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारा दिमाग खुद ही हमें डराने का पूरा इंतजाम कर लेता है। हाँ, एक तरह से यही सच है। लेकिन ये कहानी इतिहास के पन्नों में ही दफन नहीं हुई है, ये आधुनिक दुनिया में भी अपना असर दिखा रही है। स्रोतों के मुताबिक 2024 की घटना इस रहस्य को और भी खौफनाक बना देती है। वो यूट्यूबर्स वाली घटना। हाँ, 2024 में एक यूट्यूब टीम इस जगह की पड़ताल करने गई। जैसे ही वे सुरंग के उस बंद दरवाजे के करीब पहुंचे, उनके कैमरे ने भयंकर ग्लिच करना शुरू कर दिया और फीड बंद हो गई। जब फुटेज को दोबारा चलाया गया तो एक फ्रेम में एक झुलसा हुआ चेहरा दिखा जिसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं। और सबसे डरावनी बात तो ये है, उस टीम के 2 सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। देखिए, ये आज के डार्क टूरिज्म का एक बहुत ही खतरनाक पहलू है। लोग इंटरनेट पर व्यूज और थोड़े से रोमांच के लिए ऐसी खतरनाक जगहों पर बिना किसी तैयारी के चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां तक उस झुलसे हुए चेहरे की बात है तो ये फिर से पेरिडोलिया और डिजिटल आर्टिफैक्ट्स का ही नतीजा है। कम रोशनी और अत्यधिक गर्मी में जब डिजिटल कैमरे का सेंसर काम करना बंद करता है तो स्क्रीन पर कुछ पिक्सल बेतरतीब ढंग से ब्लॉक हो जाते हैं और हमारा दिमाग उन पिक्सेल्स में एक डरावना चेहरा बना लेता है। एकदम सही पकड़े। लेकिन जो 2 सदस्य गायब हो गए, उनका क्या? क्या उन्हें सच में जमीन निगल गई? वैज्ञानिक रूप से कहूँ, हाँ। क्या सच में? हाँ। दशकों तक जमीन के नीचे आग जलने से जमीन अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखली हो चुकी है। इसे जियोलॉजी में सब्सिडेंस या जमीन का धंसना कहते हैं।
अक्सर ऐसी जगहों पर सिंक होल बन जाते हैं। अब बाप रे। अगर कोई अनजाने में ऐसे कमजोर हिस्से पर पैर रख दे तो जमीन अचानक धंस सकती है और इंसान सीधे उस दहकती हुई भट्टी में जा गिरता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड के अदृश्य पॉकेट्स भी होते हैं जो पल भर में इंसान को बेहोश कर सकते हैं और वो वहीं गिर सकता है। ये खदान तो मतलब बिल्कुल एक वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे की तरह है। वीनस फ्लाई ट्रैप। हाँ, जो रहस्य के नाम पर आधुनिक खोजकर्ताओं को लुभाकर अपने अंदर खींच रही है और फिर उन्हें निगल लेती है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। और पता है वर्तमान स्थिति क्या है? आज भी वहां जमीन से धुआं निकलता है, आसपास कोई न होने पर भी बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। और हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। क्या हुआ है? दशकों से सील उस सुरंग का एक छोटा सा हिस्सा अपने आप फिर से खुल गया है और अब अंदर से भारी लोहे के टकराने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा इंसान खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। स्थानीय लोग आज भी चेतावनी देते हैं कि अगर वहां कोई पीछे से कहे कि भाई टॉर्च देना जरा, तो मुड़कर मत देखना। वो टॉर्च देना जरा वाली बात ये दिखाती है कि कैसे एक त्रासदी वक्त के साथ एक लोक कथा में बदल जाती है। ये समाज का उस घटना को, सदमे को याद रखने का अपना एक तरीका है। और वो लोहे की आवाजें? रही बात सुरंग के हिस्से के खुलने और लोहे की आवाजों की, तो खदान के अंदर मीलों तक लोहे की पटरियां, खंबे और गाड़ियां मौजूद हैं। जब नीचे की जमीन धंसती है, जिसे टेक्टोनिक शिफ्टिंग कहते हैं, तो वो पुराने लोहे के स्ट्रक्चर आपस में टकराते हैं और गिरते हैं। अच्छा, तो वो जंजीरों की आवाज नहीं है? नहीं, खाली सुरंगों में ये आवाज गूंजकर बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। ये प्रकृति का बहुत ही हिंसक तरीका है ये बताने का कि जो जमीन के नीचे दबाया गया है वो शांत नहीं है। गैसों का दबाव जमीन को फाड़कर अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो अगर हम इन सारे पहलुओं को समेटें तो सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। झरिया सिर्फ कोयले की एक खदान नहीं है, ये सच में एक सांस लेता हुआ कब्रिस्तान है। बिल्कुल। ये 3 चीजों का एक बेहद जटिल मिश्रण है। पहला, विज्ञान की कठोर सच्चाई यानी मीथेन गैस और 100 साल पुरानी अंडरग्राउंड आग। दूसरा, सिस्टम की लापरवाही जिसने खदान को आनन फानन में सील कर दिया। और तीसरा, अपनों को खोने का वो गहरा मानवीय दुख और मनोवैज्ञानिक आघात। एकदम सही। इन तीनों ने मिलकर इस जगह को एक ऐसा रहस्य बना दिया है जो आज भी लोगों को डराता है। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि कैसे इंसान द्वारा छेड़ा गया प्रकृति का संतुलन और अनसुलझा दुख पीढ़ियों तक अपना असर छोड़ता है। और अब इस चर्चा के अंत में जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा विचार जिस पर वे खुद गहराई से सोच सकें। देखिए, जमीन के नीचे जलने वाली ये भौतिक आग शायद एक दिन विज्ञान और नई तकनीक की मदद से बुझा भी दी जाए। मीथेन का रिसाव शायद किसी दिन रुक जाए, लेकिन क्या किसी जगह से जुड़ा वो सामूहिक आघात, वो कलेक्टिव ट्रॉमा और वो खौफनाक यादें कभी वास्तव में खत्म होती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये जमीन अपने अंदर दबे इतिहास को, उन अनसुनी चीखों और अधूरे रह गए सपनों को हमेशा किसी न किसी रूप में पीढ़ियों तक वापस बाहर उगलती रहती है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन शायद यही वो आग है जो कभी नहीं बुझती।